हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने सारा केमिस्ट्री का चैप्टर कवर कर दिया है, सारे लेक्चर्स हो गए हैं, उसके पार्ट वाइज मैंने सब कुछ वीडियो बना दिया है। अगर आपने केमिस्ट्री का अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं अटेंड किया है या किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है तो आप पार्टिकुलर वो सारे वीडियो देख सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट वाइज सारा सेव करके रखा हुआ है। अब हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे कि सबसे पहले लाइट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये पूरा चैप्टर मैंने 3 लेक्चर में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप तीनों लेक्चर को देखो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, या फिर मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, आज लाइट का ये सेकंड लेक्चर है। अगर पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखो। मैंने वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं वो उन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो अगर आपको डायग्राम ध्यान पे रहेगा तो यहाँ पर न्यूमेरिकल समझने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। While dealing with the reflection of light of spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention। हमें यहाँ पे एक तरह का साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा, मतलब किसी चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्टेंसेस लेने के लिए लेना है। कॉल द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या नाम है इसका? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इन दिस कन्वेंशन द पोल P ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इन्होंने ये सारे पॉइंट्स दिए हैं, क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए अच्छे से लिख के रखा हुआ था। यहाँ मैं अगर समझा दिया तो ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। आप चाहो तो इसको पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है, छोड़ना मत इसको। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है कि एक्स और वाई एक्सिस इन्होंने बनाया है, ठीक है। इधर पॉजिटिव एक्स होता है, इधर नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है। अब बीच में आपका पोल हो जाता है, मतलब मिरर कुछ ऐसा ही रहेगा ना, तो ये बीच में पोल हो जाएगा। अब पोल की अगर लेफ्ट साइड का कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करो इस एक्सिस पे, तो क्या सारे डिस्टेंस निगेटिव लेने होंगे हमें। और राइट साइड में जो भी मेजर करोगे वो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव लेने होंगे। उसके बाद अगर मैं नीचे इसकी हाइट की बात करूँ, या इस एरो की हाइट की बात करूँ, या इस एरो की किसी भी एरो की हाइट की बात करूँ, तो वो पॉजिटिव वाई या निगेटिव वाई के हिसाब से लिखा जाएगा। जैसे ये नीचे की तरफ है तो निगेटिव हाइट होगी इसकी -2 -3 सेंटीमीटर। इसकी बात करें तो +2 होगी या +3 होगी, ये भी +2 या +3 होगी। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखे जाते हैं। मतलब कॉनकेव मिरर क्या, कॉन्वेक्स हो लेंस हो, मतलब मिरर और लेंस कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, याद रखिएगा। और पहले 5 केसेस में कॉनकेव मिरर में क्या देखा है आपने कि इमेज जो है इधर बनता है, नीचे की तरफ बनता है, मतलब ये रियल इमेज बनता था। और जो लास्ट 6th वाला केस है उसमें हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को U से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा, और इमेज को V से डिनोट किया जाता है, चाहे वो रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया अच्छे तरीके से, क्या दिया है कि कॉनकेव मिरर की में पहले बात करते हैं कि U तो निगेटिव है, तो इसको कैसा याद रखेंगे, यूनिवर्सल निगेटिव। ये आपका यूनिवर्सल निगेटिव है। V तो V निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव का होगा फर्स्ट 5 केसेस एंड फॉर रियल इमेज। पहला 5 केस जो था आपका इमेज फॉर्मेशन में कॉनकेव मिरर का, वो और रियल इमेज रहेगा, तो कह सकते हो क्या कि आपका निगेटिव है। पॉजिटिव बस लास्ट वाले केस में होगा, या वर्चुअल, अगर आपका इमेज वर्चुअल है तो आपको पॉजिटिव लेना है डिस्टेंस। आप देख सकते हैं ना, ये पॉजिटिव है इस साइड का, जो भी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होगा। उसके अलावा फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगा, लेफ्ट साइड में ही रहता है, तो वो भी निगेटिव ही होगा कॉनकेव मिरर के लिए, याद रखिएगा। अब हाइट की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज तो निगेटिव होगा, कब, जब रियल होगा तब निगेटिव लिया जाएगा, मतलब पहले 5 केसेस में। हाइट ऑफ इमेज का पॉजिटिव कब लेंगे हाइट, वर्चुअल वाले केस में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमेशा उसको यहीं पे प्लेस किया जाता है। उसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो U और V आपका निगेटिव है, बाकी जो भी बच गए हमारे वो सारे पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन इन्होंने दिया हुआ है। अब मिरर फॉर्मूला, अब ये जो U V F H I H O हमने देखा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इन सब का यूज क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला होना चाहिए कोई यूज करने के लिए। तो इन्होंने क्या लिखा, इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कहेंगे, फिर इमेज डिस्टेंस को V कहना है,
यू ऑलरेडी नो डैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस वाले को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ एफ कहेंगे। तो यू वी एफ इस तरह से रिलेशन आ गया, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस और एफ फोकल लेंथ के लिए। तो यहाँ पे तीनों से एक फॉर्मूला बना जिसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं। वो क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। दिस फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, सारे स्फेरिकल मिरर के लिए, मतलब कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए, सबके लिए यूज होगा। ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है और इमेज 4 सेंटीमीटर का बन रहा है, मतलब डबल बन रहा है, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब कितना मैग्नीफाइड है, वो आपका इमेज कितना मैग्नीफाइड है। वो बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। अगर मैग्नीफिकेशन मान लो 1 है तो कहने का मतलब क्या कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज छोटा बनेगा, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो बड़ा बनेगा। ठीक है, जैसे 2 है तो डबल बन गया। तो यहाँ भी उन्होंने लिखा कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। कितना मैग्नीफाइड है हमारा इमेज, किसके रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब न्यूमरेटर में हाइट ऑफ इमेज आएगा और डिनोमिनेटर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, और इसको m से, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ने इन्होंने h' इमेज के लिए यूज किया है और h ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी CBSE में चलता है फॉर्मूला, मतलब HI/HO याद करने में आसानी होता है। H' और H में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, HI और HO याद रखोगे तो ईजी रहेगा। मतलब M = क्या होगा, HI/HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हाइट का और V और U के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है कि HI/HO = -V/U। ठीक है, अब ये माइनस फार्मूला के लिए है, बाकी V और U का अपना खुद का भी साइन तो होगा ही होगा, वो डिपेंड करेगा उनका पोजीशन पे कि किधर बन रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, V और U का अपना खुद का भी साइन रहेगा जब आप न्यूमेरिकल यूज करोगे, तो जब सॉल्व करोगे। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो तो पॉजिटिव ही होती है, तो जस्ट मैंने अभी बताया, क्योंकि हमेशा उसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। अब इमेज की हाइट हम पॉजिटिव लेंगे कब, जब वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब राइट साइड में ऊपर की तरफ बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाउएवर इट इज़ टू बी टेकन एज निगेटिव फॉर रियल इमेज। अगर रियल इमेज है तो उसकी हाइट निगेटिव लेगी, मतलब लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। आप पिक्चर देख सकते हो, मैंने बनाया था। A negative sign in the value of the magnification indicates the real image। अगर मैग्नीफिकेशन ही निगेटिव है, मतलब m = -2 है। अब इसका क्या मतलब है, तो m = -2, तो 2 का मतलब तो पहले डबल इमेज है, जो भी हाइट है ऑब्जेक्ट की उसका डबल बनेगा इमेज, क्योंकि 2 है। और निगेटिव लग गया तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि हाँ वो रियल इमेज है। उसी तरह अगर पॉजिटिव साइन आपको दिख गया मैग्नीफिकेशन में, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा इमेज क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, जैसे m = 2 लिखा है सिवा, अगर m = 2 दिया हुआ है मतलब इमेज तो चलो ठीक है, वो तो डबल साइज का है ऑब्जेक्ट से, बट वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि +2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स इनके बेसिस पे दिए हैं, एग्जांपल्स कर लो। अगर कुछ भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हो मुझसे और वहाँ भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था लाइट का, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो पूरा पार्ट हो चुका है। उसके बाद अब आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, जो सेकेंड पार्ट है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन। तो लाइट सीम्स टू ट्रैवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। कि ट्रांसपेरेंट मीडियम रहा तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में पाथ जाता है। जैसे आपने टॉर्च अगर जलाया, टॉर्च को ऑन किया तो क्या होगा, वो उसकी लाइट एकदम स्ट्रेट जाती है। What happens when light enters from one transparent medium to another? अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में गया, मतलब जैसे ग्लास हो गया या वाटर हो गया, ये एक तरह से मीडियम कहलाते हैं। और ये सारे कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है। मतलब अगर आपने टॉर्च स्विमिंग पूल के अंदर ये किया, ऑन किया, तो क्या होगा, वो लाइट पहले बाहर से जाएगी फिर स्विमिंग पूल के अंदर भी जाएगी, या फिर आप अंदर से बाहर भी टॉर्च जला सकते हो।
तो ये कहना चाहता है डज इट स्टिल मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, तो नहीं, उस समय स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होता है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर आपके लिए बना दिखाया हुआ है क्या, कि जैसे ग्लास में आप पानी है और आपने पेंसिल डाल दिया, तो देखो ये पेंसिल इधर ऊपर वाले में तो जब तक वो एयर में था तब तक तो सीधा सीधा हमें दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो वाटर के अंदर गया तो उसका क्या हो गया, बेंड हो गया है। ठीक है, मतलब उसका ये एक तरह से क्या है, उसकी इमेज है जो हमें दिख रही है, रियल तो ही ना है, रियल वाला तो कहीं और है, तभी तो ऐसा टेढ़ा दिख रहा है। तो वो यही कहना चाहता है कि सिमिलरली व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड, जैसे वो सॉरी ये मैंने भूल गया, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए बॉटम ऑफ द टैंक और ए पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। जैसे बहुत सारे बच्चे के सोसाइटी में स्विमिंग पूल होगा, बहुत सारे बच्चों ने स्विमिंग पूल देखा भी होगा, तो स्विमिंग पूल का आप जो बेस देखोगे तो क्या लगता है वो ऊपर की तरफ दिखता है हमें बाहर से, लेकिन जब आप उसमें उतर के देखोगे तो लगेगा ये तो ज़्यादा डीप है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो कहना चाहता है। सिमिलरली व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब, कि अगर किसी आपने जैसे नॉर्मल न्यूज़पेपर के ऊपर ग्लास स्लैब रख दो और आप देखोगे तो वो सारे लेटर्स ऊपर की तरफ दिखेंगे। ठीक है, वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है। हैव यू सीन ए पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर। ठीक है, वो पेंसिल वाली बात कर रहा है, मैंने अभी दिखाया ना कि ऐसे ग्लास टम्बलर में पेंसिल डाला तो क्या दिखता है आपको, इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, जहाँ एयर और वाटर का इंटरफेस की बात है वो चेंज दिख रहा है हमें। ठीक है, वाटर में जैसे गया वो चेंज हो चुका है। You might have observed that a lemon kept in a water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size. ठीक है, जैसे लेमन डालोगे ग्लास के अंदर वैसे ही तो वो बड़ा साइज का दिखेगा। When viewed from the sides, how can you account for such experiences? Let us consider the case of apparent displacement of a pencil. पार्सली इमर्स्ड इन वाटर, वो पेंसिल वाली बात फिर से कह रहा है कि अगर वाटर में डाला तो क्या होगा, एपरेंट डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। मतलब कि द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट डायरेक्शन, वो अलग डायरेक्शन से आती है लाइट हमारे आंखों पे कंपेयर टू द पार्ट अबव वाटर। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। For some similar reason, the letters appear to be raised when seen through a glass slab placed over it. तो वही ग्लास स्लैब का भी केस है। Does a pencil appear to be displaced to the some extent if instead of water we use liquid like kerosene or turpentine? तो हाँ, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग तरीके से वो दिखेगा। Will the letters appear to raise to the same height if we replace a glass slab with a transparent plastic slab? तो हाँ, उसमें भी अलग अलग दिखेगा। अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ऐसा ही होगा, अगर मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाली बात आ जा रही है। यू विल फाइंड दैट एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया, अलग अलग पेयर ऑफ मीडिया के लिए अलग अलग हमें एक्सटेंट देखने को मिल रहा है। दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। इससे हमें यही पता चल रहा है ना कि लाइट जो है वो हर मीडियम में सेम तरीके से ट्रैवल नहीं कर रही है, जैसे उसका मीडियम चेंज हो जा रहा है उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। मीडिया यहाँ पे जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, और भी सारे हो गए। इट अपीयर्स डेट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। मतलब लाइट अगर ऑब्लिकली आ रही है, मतलब किसी एंगल से आ रही है, तो वो क्या होगा, उसका प्रोपोगेशन चेंज हो जाएगा, उसका पाथ चेंज हो जाता है जैसे ही वो सेकेंड मीडियम में ट्रांसफ़र होगा। दिस फेनोमेनन इज नोन एज, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना फर्दर बाय डूइंग फ्यू एक्टिविटीज। उन्होंने कुछ एक्टिविटी दिया है, जैसे वो कॉइन वाला बकेट में डाल दोगे, तो ये सब सारे एक्टिविटी आप पढ़ लेना, ईजी है। द कॉइन बिहेव्स विजुअल अगेन ऑन, तो ही उसने बोला है कि कॉइन कैसा है कि आप डालोगे तो उसका रेज हो जाएगा, ये सब सारे इन्होंने एक्टिविटी में इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब ये इंपॉर्टेंट है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन हमें अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो भी एक्टिविटी उन्होंने दिया हुआ है वो हमें उतने डिटेल, जैसे लेमन वाला या पेंसिल वाला, वो उतने डिटेल में नहीं जानना है। लेकिन ग्लास स्लैब अगर रख दिया जाए तो उसमें क्यों लेटर्स ऐसा अपीयर हो रहे हैं वो हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्टिविटी मैं समझा देता हूँ आपको। करना क्या है, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने जैसे ई और एफ दो पॉइंट पिन ले लिया, समझ लो ई और एफ जस्ट एक लाइन में ही दो पिन लगा दो आप, मतलब ई और एफ एक ही लाइन में होने चाहिए। अब बीच में आपने ग्लास स्लैब डाल दिया। अब ग्लास स्लैब के इस वाले पार्ट से
उस ई और एफ को देखने की कोशिश करो, तो उसमें से कोई एक ही दिखेगा जो सबसे पहले है यहाँ पे, मतलब एफ वाला दिखेगा, कि ई तो जस्ट उसके पीछे है। तो एफ वाला जब दिखेगा तो आप क्या करोगे, एफ के अकॉर्डिंग ही इधर 2 पॉइंट लगा दोगे, जी और एच, ठीक है, एक लाइन में लगा दिया। अब क्या करो कि ग्लास स्लैब को हटा के ये लाइन सारे ड्रॉ कर दो, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ई एफ ऐसा स्ट्रेट आ रहा था, उसका अगर डॉटेड बनाओगे, डॉटेड कुछ ऐसा जाना चाहिए था, मतलब हमारा जी एच तो इधर दिखना चाहिए था इस डॉटेड वाले लाइन पे, बट जी एच तो यहाँ है, मतलब कहीं ना कहीं लाइट क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें इस साइड जब दिख रहा था तो वो बेंड हो चुका था, इसलिए जी और एच हमारा इधर दिखने लगा। ये सारा कुछ ने ये ज्वाइन कर देना है। उसके बाद अब इसको थोड़ा डिटेल में इन्होंने समझाया है, मैंने भी एक पिक्चर आपके लिए रखा हुआ है, मैं वो भी समझाऊंगा। पहले इन्होंने देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट दैट द लाइट रेज हैज चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश, ठीक है, कि ओ और ओ डैश पे आपका जो लाइट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ओ कहाँ पे है, ये रहा ओ आपका यहाँ पे, और ओ डैश पे लाइट देख रहे हो ना, यहाँ से सीधा आ रही थी ई एफ से, फिर जैसे ही ओ के अंदर घुसा तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको तो जाना चाहिए था डॉटेड वाले से, लेकिन वो डॉटेड से ना जाके ओ डैश से जा रहा है, तो चेंज हो गया। अब फिर वो बाहर जब निकला तो फिर से वो चेंज हो गया, वो थोड़ा फिर से शिफ्ट हो गया है। Note that both the points O and O dash lie on surfaces separating two transparent media। यहाँ पे 2 अलग अलग मीडियम है, मतलब बाहर का मीडियम एयर है और अंदर का मीडियम आपका ग्लास है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एन एन डैश। अब इस O पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन बना दो एन एन डैश ए बी वाले सरफेस पे एट O पॉइंट पे, एट अनदर परपेंडिकुलर एम एम डैश टू सी डी एट O पॉइंट। इस सी डी वाले सरफेस पे इस O डैश पॉइंट पे क्या बनाना है, एम एम डैश एक परपेंडिकुलर बना लेना है, वो उसने बोला। अब द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज इंटर फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब पॉइंट ओ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि जो लाइट है इधर क्या है, रेयर मीडियम है, इस रेयर मीडियम से वो कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है। डेंसर मीडियम जैसे आपका ग्लास या वाटर कुछ भी कह सकते हो, तो यहाँ पे ग्लास हमने लिया तो वो डेंसर मीडियम में जा रहा है। दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट दैट द लाइट रेज है बेंट टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जैसे ही वो एंटर किया ग्लास के अंदर तो आपकी लाइट क्या होगी, बेंट टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई है। ये आपका नॉर्मल पॉइंट है, उसको जाना चाहिए था ये डॉटेड वाले से, डॉटेड से नहीं जा रहा है, वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, टुवार्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गया है। एट ओ डैश की बात करें, द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब ग्लास से वो एयर की तरफ जा रहा है, मतलब डेंसर से कहाँ जा रहा है, वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो अब क्या होगा, द लाइट हेयर हैज बीन बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये 2 वर्ड याद रखना, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ओ पे, और ओ डैश पे क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर भाग जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ए बी एंड सी डी। अब यहाँ पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कंपेयर करोगे I1 R1, फिर यहाँ पे I2 R2, तो क्या देखने को मिल रहा है हमें कि अ रे EO इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन सरफेस ए बी, ठीक है। अब ये जो EO लाइन है वो कैसा है, ऑब्लिकली है, मतलब किसी एंगल से आ रहा है, कॉल इंसिडेंट रे। तो ये EO हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ओ डैश, ठीक है, एंड ओ डैश एच इज़ द इमरजेंट रे, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा जो EO है उसका क्या नाम है, इंसिडेंट रे। फिर O से लेके O डैश तक का क्या नाम रखा उन्होंने, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और जब वो बाहर निकल गया O डैश से लेके H तक, तो बाहर वाले का नाम रखा उसने इमरजेंट रे। तो इस तरह से यहाँ पे 3 रे हैं, बाहर वाला इंसिडेंट रे है, अंदर वाला रिफ्रैक्टेड रे है, और फिर से जब वो बाहर निकला तो उसका नाम इमरजेंट रे पड़ गया। You may observe that the emergent ray is parallel to the direction of incident ray। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने क्या देखा, नोटिस किया कि ये जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट के लाइट के पैरेलल है, दिख रहा है आपको ना, ये जो पैरेलल लाइट, ये पैरेलल क्यों हो जा रहा है, तो उसने भी पूछा है व्हाई डज इट्स हैपन सो। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, पैरेलल का लाइंस का रूल आपको पता होगा ना कि यहाँ पे जो I1 है वही I1 एंगल किसके इक्वल है, R2 के। तो ये हमारा पैरेलल हो जा रहा है,
ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस, ये जो R2 है ना, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस भी कहेंगे क्योंकि इमरजेंट रे है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस इज द सेम एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसका मतलब एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ ई। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आया जाए ऐसा कि ये पैरेलल क्यों है, तो आपको ये पूरा जो इन्होंने लिखा है वो भी लिखना है, साथ में ये भी पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट आपको कम से कम लिखना है। तीसरे पॉइंट में आप ये भी लिख देना एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, और बता देना एंगल ई आपका R2 है और आई जो है वो I1 है, ऐसा बता देना। दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, कि जो एंगल आपका इक्वल है इसीलिए वो पैरेलल हमें दिख रहा है। However, the light ray is shifted sidewards slightly. What happens when a light ray is incident normally to the interface of two media? अगर नॉर्मली मतलब क्या, सीधा परपेंडिकुलर आता, तो कोई भी लाइट अगर परपेंडिकुलर आती है तो वो कैसा भी मीडियम हो वो सीधा सीधा परपेंडिकुलर ही निकल जाता है, मतलब उसमें कोई ऐसा बेंड देखने को नहीं मिलेगा, कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, उसका पाथ अलग नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। Now you are familiar with the refraction of light. Refraction is due to change in the speed of light. अब इसने बोला है कि रिफ्रैक्शन तो हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट अगर एयर से ग्लास में जाती है तो एयर में तो क्या है, उसका स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ होता है, लेकिन जैसे वो ग्लास के अंदर जाएगा तो उसका स्पीड कम हो जाता है, चेंज हो जाता है, एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक्सपेरिमेंट शो डेट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। यहाँ पे कुछ लॉज है, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे उसी तरह रिफ्रैक्शन के लॉज होंगे। उसके पहले मैंने आपको बोला था कि ग्लास स्लैब का मैंने भी एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ था, तो इस डायग्राम को भी आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है अंदर वाला, ये इमरजेंट रे है। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ये R वाला, ये एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा, यहाँ पे फाई से इन्होंने डिनोट किया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है, कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट। मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द इमेजिनरी इंसिडेंट रे, वो क्या है, लैटरल शिफ्ट कहलाता है। कितने का शिफ्ट आ रहा है, अब वो डिपेंड किस पे करेगा फिर, तो वो डिपेंड करेगा आपको ग्लास स्लैब पे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ग्लास स्लैब कितना पतला है, कितना मोटा है। साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, किस एंगल पे आपने उसको रखा है। तो इन सब चीज़ों पे ये लैटरल शिफ्ट डिपेंड करता है। अब इन्होंने यहाँ पे आपको बोला कि हम क्या देखने वाले हैं, लॉज देखने वाले हैं। किसके, तो रिफ्रैक्शन के। देखते हैं लॉज कितने दिए हैं, तो यहाँ भी इन्होंने 2 लॉज दिए हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे उसी तरह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज है, 2 ही। पहला लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interference of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। जो आपने अभी देखा ना, इंसिडेंट रे था, फिर उसके अंदर वाला रिफ्रैक्टेड रे है, और उन दोनों के बीच में हमने एक नॉर्मल बनाया था O पॉइंट पे। वो सारा किस पे था, AB पे था, वो एक प्लेन था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे, मैं फिर से बता देता हूँ अगर नहीं समझ रहा है तो, कि ये आपका EO इंसिडेंट हो गया, OO' रिफ्रैक्टेड हो गया, और ये हमारा नॉर्मल है। ये तीनों कहाँ पे हैं, एक 6 फीट O पॉइंट पे है, और यही O पॉइंट किस पे है, AB पे है, तो सेम प्लेन पे है। ठीक है, यही ये पहला लॉ कहना चाहता है। सेकेंड लॉ इम्पॉर्टेंट है, इस पे अच्छा खासा थियोरी भी है, तो ये ज़रूरी है समझना। ठीक है, क्या दिया इसमें, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब क्या, कि साइन आई। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा आता है। तो साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आई और साइन आर का रेशियो, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, और लाइट की गिवन कलर के लिए, एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। ठीक है, कि आपका रेड लाइट है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, और कौन सा मीडिया आपने लिया है, एयर वाटर लिया है कि एयर ग्लास लिया है। ठीक है, या ग्लास और वाटर भी आप ले सकते हो। तो उसके लिए साइन आई और साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और
इसी लॉ को, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, मतलब रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ को ही स्नेल्स लॉ भी कहा गया है। तो ये भी याद रखिएगा, स्नेल्स लॉ पूछेगा डायरेक्ट, मतलब वो सेकेंड लॉ कहना चाहता है। यहाँ पे याद रखिएगा जो एंगल आई है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, जैसे 30 डिग्री, 40, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने यही दिया, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसका भी एक नाम है, क्या है कि दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम मतलब जैसे एयर हमारा फर्स्ट मीडियम था, तो सेकेंड मीडियम मतलब आपका ग्लास। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो उस सेकेंड मीडियम का, यहाँ पे आपका ग्लास था, विद द रेस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। लेट अस स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो क्या दिया, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एट ए रेल लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन। हमने भी ये जस्ट पढ़ा ही कि रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगा, अपना पाथ चेंज कर लेगा, अपना स्पीड चेंज कर लेगा इन द सेकेंड मीडियम में। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिविटी। तो ये कितने का चेंज आ रहा है, कितना पाथ चेंज हो रहा है उसका, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। कि इसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब स्पीड के टर्म्स में, वो भी कैसा स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड के टर्म्स में देख सकते हैं। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपोगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। मैंने बताया ही था कि अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड होगी, एयर में अलग होगा, वाटर में अलग होगा, ग्लास में अलग होगा, अलग अलग स्पीड होगी। लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में आपको स्पीड पता होगा 3 × 10⁸ होता है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, ठीक है, एयर में कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए वैक्यूम एयर को सेम मान के चला गया है। कंपेयर टू डैट इन वैक्यूम इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। लेकिन हाँ, ग्लास और वाटर में इनका स्पीड देखोगे तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मीडियम अलग हो गया है। The value of refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two media. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो दो अलग अलग मीडियम में हमें स्पीड देखना पड़ेगा, ठीक है, कि एयर में क्या स्पीड था, फिर ग्लास में क्या स्पीड है, उनके बीच में कुछ कैलकुलेशन करेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा उस ग्लास का, उस सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब इन्होंने थोड़ा सा अच्छे से समझाया कि आगे कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे एक लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 इन्होंने एयर पकड़ा है और मीडियम 2 ग्लास पकड़ा है। तो लेट V1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, कि V1 आपकी स्पीड हो जाएगी किस में, मीडियम 1 में, मतलब एयर में, और V2 हो गया स्पीड इन लाइट मीडियम 2, तो मीडियम 2 में स्पीड होगी, V2 चेंज हो जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसका, मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में कर रहे हैं हम, 1 के कंपेयर में। तो वो कैसे मिलेगा, इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, कि दोनों जो लाइट की स्पीड थी V1 V2 उनका रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला लिखा है, इसको n से डिनोट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ऐसा n21, ठीक है। तो n21 क्या हो जाएगा, तो V1/V2 हो जाएगा, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू V1/V2। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, अगर हम मीडियम 1 का निकालें तो जस्ट उल्टा, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो V2/V1। ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है लाइट, इसका मतलब हमारा। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं जिसके मीडियम में निकालना है। अगर बोला उसने कि इफ़ मीडियम 1 इज वैक्यूम, मान लेते कि हमारा एक मीडियम, ठीक है, एयर या वैक्यूम हो जाए, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, और इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दे दिया जाता है।
इस बात को ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा मतलब आपका फिक्स है कि एक मीडियम क्या है, आपका एयर है या तो वैक्यूम है, और फिर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सीधा N2 लिख देना है, क्योंकि हमें पहला मीडियम तो पता ही है वो एयर है, ठीक है। दूसरा मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो उसने क्या बोला कि इफ़ c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हमने c से डिनोट किया, मतलब v1 अब c हो जाएगा, तो लाइट इन एयर, और v2 को v पकड़ लिया, तो जाहिर सी बात फॉर्मूला समझ में आएगी, होगा c बाई v, v1 बाई v2 था, v1 c हो गया, लाइट किसके लिए, एयर के लिए, और v2 एक मीडियम है तो उसको v, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो nm मतलब m मतलब कोई भी मीडियम, तो वो c बाई v हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c से डिनोट किया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम उसको v हो जाएगा स्पीड उसका, ठीक है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, सिंपली उसने ऐसा बोला है, बट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोला है किसके लिए, एब्सोल्यूट अगर यूज किया है वर्ड, तो याद रखना है कि एक तो c आएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन इन, अब नीचे आप देख सकते हो कि टेबल दिया है, यहाँ पे अलग अलग एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, अलग अलग मीडियम में उनका स्पीड, उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। फ्रॉम द टेबल यू कैन नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33 टाइम्स, ठीक है। तो उतने टाइम से बढ़ नहीं जाएगा, घट जाएगा, कि जो भी लाइट की स्पीड एयर में होगी वो क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा वाटर में जाते हैं, 1.33 टाइम से कम हो जाता है। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन का सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा 1.5। सच डेटा आर हेल्पफुल इन मेनी प्लेसेस, हाउएवर यू नीड नॉट मेमोराइज द डेटा। उन्होंने बोला कि डेटा ये सब सारे याद नहीं रखने, पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम स्टार्टिंग के 3-4 जैसे एयर का कितना होता है, आइस का कितना होता है, वाटर का, ये सब थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और मैक्सिमम किस में होता है वो भी थोड़ा देख लेना है, जैसे डायमंड में 2.4, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, नोट फ्रॉम टेबल 10.3 दैट एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में नॉट possess greater mass density. For example, kerosene having higher refractive index is optically denser than water. अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वाटर और केरोसिन में कंपेयर करो तो केरोसिन की डेंसिटी कम होती है वाटर से, ठीक है, मतलब वो वाटर के ऊपर रहता है अगर वाटर और केरोसिन को मिक्स किया तो। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 है, लेकिन वही केरोसिन का 1.44 हो जा रहा है, मतलब वाटर में स्पीड थोड़ा ही कम होगा, 1.33 टाइम्स कम होगा नॉर्मल से, लेकिन केरोसिन में 1.44 टाइम्स ज़्यादा ही होगा ना, ज़्यादा स्लो हो जाएगा अगर कंपेयर किया तो वो ये कहना चाहता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स से भी हम लोग बताते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज ए डिफिनिट कोनोटेशन, इट इज़ नॉट द सेम एज मास डेंसिटी, वो मास डेंसिटी से डिपेंड नहीं करता। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म्स रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, हम लोग कब से रेरर मीडियम डेंसर मीडियम कर रहे थे। रेरर मतलब जैसे एयर हो गया, डेंसर में आपका वाटर ग्लास हो गया। इन दिस चैप्टर इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेरर मीडियम, उसको ऑप्टिकली वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये भी वर्ड याद रखिएगा, पूछ ले तो कन्फ्यूज नहीं हो जाना है, या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये ध्यान में रखना है respectively. When can we say that a medium is optically denser than other? In comparing two media, the one with the larger refractive index is optically denser. जिसका refractive index बड़ा है मतलब क्या, वो optically denser medium है दूसरे वाले से। The other medium of lower refractive index is optically rarer. मतलब अगर refractive index किसी का कम है तो वो क्या है, optically rarer है दूसरे के कंपेयर में। द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन ए रेरर मीडियम, रेरर मीडियम में स्पीड हाई होगी लाइट की, और डेंसर में कम हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था। दस ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम स्लोज डाउन। तो इस तरह से क्या होता है, रेरर से डेंसर में जब जाते हो तो स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाएगा एंड बेंड भी हो जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, अगर डेंसर से रेरर जा रहा है मतलब ग्लास से एयर में जा रहा है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी
और वेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद यही तक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा आपके इस चैप्टर का। इसको अच्छे से समझो वीडियो को, क्या मैंने इसमें बताया है क्या नहीं बताया है। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हो मुझसे, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी डाउट रहा तो मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। चलो बाय।